Hi, this is Neha and I welcome you all to this class जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी के इस टॉपिक ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से भी हैं और डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है और पूरा समझेंगे, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगी। हम लोग एनसीईआरटी से भी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे जैसा कि हम पिछले सारे वीडियोज में करते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। चलिए क्विकली वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज अप्रिशिएट द वर्क आई एम डूइंग फॉर यू सो दैट इट कैन मोटिवेट मी टू डू मच बेटर देन दिस वन। ऑलराइट, तो चलिए हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। पर उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, एक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस कैसे क्रिएट हुई या कैसे डिफरेंट क्रिएट होती जा रही हैं, और भी जो ब्रांचेस आ रही हैं वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट हो रही हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। और जहां कहीं भी हमारा माइंड एसोसिएटेड होगा, हमारा बिहेवियर एसोसिएटेड होगा इन वट एवर फील्ड, उस फील्ड से जुड़कर साइकोलॉजी एक नई ब्रांच बना देती है। देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर साइकोलॉजी दो चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। एक तो हम कह सकते हैं कि चेंज, किसी भी चीज में होने वाले चेंज को साइकोलॉजी स्टडी करती है, राइट। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डायरेक्शन में भी साइकोलॉजी वर्क करती है। तो अब जब साइकोलॉजी किसी भी फील्ड के साथ जुड़ती है, साइकोलॉजी जब किसी भी फील्ड के साथ जुड़ती है, अब मैं इस फील्ड में आपको एग्जाम्पल में कोई पर्टिकुलर फील्ड लेकर भी समझाऊंगी, तो उसी फील्ड की से रिलेटेड वो साइकोलॉजी बन जाती है। ये जो डैश मैंने लगाया है इसे मैं भी एग्जाम्पल में फिल करूंगी, समझिएगा कैसे। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी सोशल इशू है जिसे आप रिजॉल्व करना चाहते हैं कि लोगों के बीच इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, लोग एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी है वो किसी भी एरिया में लोग क्यों नहीं मिलके प्यार से रह पा रहे हैं, कुछ भी वजह, पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो गई या कोई भी ऐसी चीज, मास कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसा इशू जो सोशल लेवल पर है, राइट। तो ये कैसा इशू है? ये एक सोशल इशू है, आपको पता है ये सोशल की फील्ड में आने वाला एक इशू है। और जब साइकोलॉजी इससे जुड़ेगी तो ये क्या क्रिएट करेगी, जो ब्रांच बनेगी जिसके फील्ड में हम वर्क करेंगे वो कहलाएगी सोशल साइकोलॉजी। अभी मैं और एग्जांपल आपको दूंगी। जैसे कि अगर हम एजुकेशन की फील्ड ले लें, अब कोई भी फील्ड में हमने क्या पिक कर लिया, एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में हम देख रहे हैं कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो होती थी क्लासेस सिर्फ ऑफलाइन होती थी, अब जो है वो क्लासेस ऑनलाइन भी हो रही हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अपने टाइम को सेव कर रहे हैं, दूर नहीं जाना पड़ रहा उन्हें, घर बैठे दूर दूर की क्लासेस बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रही हैं। तो यहाँ पे एक चेंज आया है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी है। जब इसकी फील्ड में साइकोलॉजी स्टडी करेगी, मतलब साइकोलॉजी की हेल्प से जब इस प्रॉब्लम को स्टडी किया जाएगा तो वो जो फील्ड बन जाएगी वो बन जाएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशन को उठा लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले प्रॉब्लम्स या आने वाले कोई भी चेंजेस, जब वो साइकोलॉजी के संग कंबाइन होते हैं तो बन जाती है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट में होने वाले इश्यूज। तो इन सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से हम आपकी बुक की हेल्प से पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड सो दैट आई कैन क्लीन ऑल दिस, बट यू कैन नोट इट डाउन। आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं जिनके साथ, जिनको रिजॉल्व करने के लिए साइकोलॉजी जब जुड़ती है तो एक नई फील्ड एमर्ज होती है। अब हम एक एक करके बात करेंगे। जो आपकी बुक में डिफरेंट ब्रांचेस दी हुई हैं उनको पिक करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक में दी हुई है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें वो वर्ड लेना होगा जो साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि कॉग्निटिव वर्ड को समझना होगा। अगर हम ये समझ जाएं कि साइकोलॉजी जब कॉग्निटिव इश्यूज को सॉल्व करती है, कॉग्निटिव इश्यूज को जब सॉल्व करती है तो वो फील्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी बन जाती है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये कॉग्निटिव इश्यूज क्या हैं। जैसे कि किसी भी पर्सन के, या मास पॉपुलेशन भी ले सकते हैं, लोगों के सोचने समझने का तरीका एक दूसरे से इतना वेरी क्यों करता है। हर पर्सन की अपनी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग पावर क्यों होती है। लोग चीज़ों को अलग अलग तरीके से एनालाइज क्यों करते हैं। यानी कि जो कॉग्निटिव एक्शंस हैं वो हर पर्सन के लिए इतने वेरी क्यों कर रहे हैं, इतने डिफरेंट क्यों हैं। जब हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो वो फील्ड बन जाएगी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब हम आते हैं आपके पेज नंबर
जो 11 है, आई थिंक पेज नंबर 11 पे आप मेरे साथ आ जाइए और हम वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेजरली क्या है। पेज नंबर 11 मेरे साथ ओपन कर लीजिए। Cognitive psychology investigate mental processes involved in acquisition, storage, manipulation, and transformation of information received from the environment along with its use and communication. जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं वो इतनी ज़्यादा वेरी क्यों करती है। जैसे एक टीचर एक क्लास में लेक्चर दे रही हैं, वो तो सारे ही क्लास के बच्चों को एक जैसा ही बोल रही हैं एक टाइम पर हर बच्चे की जो परसीविंग पावर है वो डिफरेंट है, एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट है, जो उस पर वो क्वेश्चन रेज करेंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें इतनी वेरी कैसे कर जाती हैं। द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। ये कुछ मेजर एरियाज हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जिन्हें स्टडी किया जाता है कि अटेंशन कैसे वर्क करता है, क्यों इतना डिफरेंट होता है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर क्यों लोगों का इतना वेरी करता है, या फिर डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज क्यों इतनी चेंज होती है, क्यों लोगों के बीच में जो है वो इतना वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हम क्या नोटिस कर रहे हैं, अभी जो मैंने दो टर्म्स लिखी थी वो मैं डिलीट कर चुकी हूँ, सॉरी, कि जो दो टर्म्स हमने लिखी थी चेंजेस या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो ही हमें देखने को मिलेगा विच इज एसोसिएटेड विद द कॉग्निटिव पार्ट। देन दिस फील्ड बिकम्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें हम साइकोलॉजी के डिफरेंट टूल्स, थ्योरीज का यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस टर्म। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके अलावा एक इकोलॉजिकल अप्रोच आती है, अपनी आपकी बुक में ही पैराग्राफ में है कि ये सारे जो टॉपिक हैं वो आप चैप्टर 5 में आगे पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं कि जैसे आप ये देखिए कि अगर आप गांव के एक बच्चे को शहर में लेकर आ जाएं, तो आप उसकी जो कॉग्निटिव ग्रोथ है या कॉग्निटिव जो भी उसका अपग्रेडेशन हो रहा है उसमें वेरिएशन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि अगर वो गांव में ही रहता और अब वो शहर में है तो उसमें कुछ फर्क आपको जरूर नजर आएगा। और इसका रिवर्स भी हो सकता है। एनवायरनमेंट को बदल देने की वजह से कॉग्निटिव एबिलिटीज में जो वेरिएशन आता है, इसे हम जिस पर्टिकुलर अप्रोच की हेल्प से स्टडी करते हैं वो कहलाता है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल नाम लगाने का मतलब यही हो गया कि जब हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम चेंज कर दिया जाए, ठीक है, वो पूरी तरीके से बदला जा सकता है। मैंने गांव और शहर का एग्जाम्पल लिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पहाड़ों पे रहने वाले पर्सन को प्लेन्स पे रखा जाए या ऐसी जगह पर कहीं डिफरेंट एरिया में रख दिया जाए या उसको वहीं के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए, तो उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज में फ़र्क आता है। तो ये भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है, अब आपको मैंने क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका बता दिया है तो आपको समझने में मज़ा भी आ रहा होगा और आसान तो खैर काफ़ी हो गया होगा ये। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होगी, वो साइकोलॉजी की वो फील्ड जो बायोलॉजी में होने वाले इश्यूज के साथ में कंबाइन होकर वर्क करेगी। पर पॉइंट ये है कि बायोलॉजी में क्या इश्यूज होंगे, है ना, जैसे अभी हमने कॉग्निटिव में समझा था। बायोलॉजी में इश्यूज ये हो सकते हैं कि हम ये समझेंगे कि किस तरह से जो हमारा ब्रेन है उसमें होने वाले डिफरेंट केमिकल चेंजेस हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा इस बात को दोबारा से कि बायोलॉजी में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, बायोलॉजी का जो फीचर है वो है ब्रेन। आपने पहले भी पढ़ा है कि बायोलॉजी का जो फीचर है मतलब ब्रेन जो है वो बायोलॉजी से एसोसिएटेड है और साइकोलॉजी से एसोसिएटेड है हमारा बिहेवियर। तो इन दोनों का रिलेशनशिप हमें समझना है कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। राइट, हमारा बिहेवियर तो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। तो हमें यही अंडरस्टैंड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो आपकी जो ब्रेन में एक डोपामीन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, तभी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्रेन है उसके डिफरेंट केमिकल्स का रिएक्शन आ रहा है हमारे बिहेवियर पर। राइट, तो ये सब कुछ हम अंडरस्टैंड करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। तो ब्रेन और ब्रेन के अलावा और भी चीजें होती हैं हमारी। बायोलॉजी इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट द ब्रेन। हमने तो अभी अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल के लिए लिया। ब्रेन के अलावा क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हमारा जेनेटिक बिहेवियर, जो कुछ भी अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू रिसीव करते हैं वही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ब्रेन के अलावा जेनेटिक हो सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम, पूरा पूरा नर्वस सिस्टम। आपको पता है नर्वस सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है ब्रेन, बाकी स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, तो पूरा नर्वस सिस्टम हम इसमें ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में आती हैं, जिसमें हमारा पूरा फिजिकल सिस्टम, एवरीथिंग रिलेटेड टू द फिजिकल सिस्टम जो है हमारा वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है।
वो फिजिकल सिस्टम पूरा हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। और जब ये साथ में मिलकर चीज़ें आती हैं तो एक नई ब्रांच बनती है जिसे हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कहते हैं। तो आइए बुक में मेरे साथ इसको स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, सब कुछ। द इम्यून सिस्टम भी हम यहाँ लिख सकते थे, जो मैंने नहीं लिखा है, बट आप समझ गए होंगे। जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ्टन कोलैबोरेट विद न्यूरोसाइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन सब के साथ में बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट का मतलब हो गया कि इन लोगों की फील्ड में, यानी न्यूरो साइंटिस्ट की फील्ड में अगर कोई इश्यू आएगा तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे इन्वॉल्व होकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक ब्रांच है न्यूरो साइकोलॉजी। आप न्यूरो साइकोलॉजी में एक वर्ड देख रहे हैं, न्यूरो जो वर्ड है वो न्यूरॉन से बना है। और न्यूरो साइकोलॉजी किस चीज़ की पर्टिकुलरली फील्ड में डील करती है? वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, जहाँ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट आपस में मिलकर वर्क करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्चर्स आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन एंड देयरफॉर इन एसोसिएटेड मेंटल फंक्शन। ये बात मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले डोपामिन की एग्जांपल से बताई थी कि जो रिसर्चर है वो ये स्टडी कर रहे हैं कि जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन में हमारे, वो किस तरह से न्यूरल कम्युनिकेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब डिफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के, वो आपस में एक दूसरे के संग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, कैसे मैसेज को पास ऑन करते हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पर आता है। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्टडी करते हैं तब कहलाता है ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। और बहुत सारे ईईजी, पीईटी, एफएमआरआई, ये बहुत सारी टेक्निक्स है जिनका यूज किया जाने लगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। देखिए, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो आप, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आप ये सोचिए, शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप ये सोचिए कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कब से कब तक होता है। फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ डेवलपमेंट चलता रहता है। हम इस दुनिया में आते हैं, कंसेप्शन के बाद हम इस दुनिया में आते हैं। दुनिया में आने के हम इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, फिर चाइल्डहुड की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद टीन एज आती है, फिर अडल्टहुड आता है, अडल्टहुड के बाद लेट अडल्टहुड आता है, फिर ओल्ड एज आती है। तो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो जिंदगी भर चलता रहता है। और जो फील्ड इतनी बड़ी होगी उसकी, उससे एसोसिएटेड साइकोलॉजी की पूरी फील्ड कितनी बड़ी होगी, आप सोच सकते हैं कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो पूरी जिंदगी चलता रहता है। तो डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमारी पूरी लाइफ में बहुत कुछ चलता है। उसको स्टडी करने के लिए जब हम साइकोलॉजिकल फिनोमेना का यूज़ करते हैं तो हम उसको फील्ड को कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है कि कैसे एक छोटा बच्चा, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, एक छोटा बच्चा 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड और 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड के सोचने समझने के तरीकों में डिफरेंस होता है, कैसे उनके परसीविंग में डिफरेंस होता है, उनकी डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज, इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, फिजिकल फीचर्स में, जेंडर में क्यों डिफरेंसेस होता है इतना, कैसे ओल्ड एज तक आते आते मेमोरी डिके होने लगता है, हेयर्स जो होते हैं वो ग्रे होने लगते हैं, जो हमारी बोन्स है जो वीक होने लगती हैं, मसल्स वीक होने लगती हैं। तो ये ग्रोथ और डिके दोनों इसका पार्ट होते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में किसी भी पर्सन के या किसी भी स्पीशीज के थ्रू आउट डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। और आप समझ ही रहे होंगे कि कितना बड़ा टॉपिक हो सकता है, कितना बड़ा ये एरिया है, कितनी बड़ी ये ब्रांच है। इससे एक अकेली ब्रांच के अंदर ही बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस आती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको हम फिलहाल इंट्रोडक्शन की तरह से इतना ही कवर कर रहे हैं, बट इट कैन बी सो मच मोर देन दिस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल वर्ल्ड में होने वाली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो हम साइकोलॉजिकल फिनोमेना की हेल्प से एनकाउंटर करते हैं तो वो बन जाता है सोशल साइकोलॉजी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो नेक्स्ट हमारा है सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच जो है वो कैसे एमर्ज हुई है। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को जब हम साइकोलॉजिकल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं, या सोशल वर्ल्ड में होने वाले किसी भी चेंज को जब हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, तब ये नई ब्रांच बनकर आती है विच इज कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। आपकी बुक से भी इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, मैंने एग्जाम्पल में भी पहले समझाया था।
Social psychology explores how people are affected by their social environments, how people think about they influence others. देखिए, आपके पेरेंट्स अक्सर आपसे कहते हैं कि आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट को ऑक्यूपाई करना चाहिए, आपको अच्छे लोगों के बीच बैठना चाहिए, अच्छे-अच्छे बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए। यहाँ तक कि पीटीएम में भी जब पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को मैम सबसे आगे वाली सीट पर बिठाइए, या जो क्लास में टॉप करता है उसके साथ बिठाइए, या फिर टॉपर के ही पेरेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं हमारे बच्चे पे बहुत ध्यान दीजिएगा, या कुछ भी ये गलती ना करे। तो वो क्यों ऐसा फ़ोकस कर रहे हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि जिस तरह की कंपनी में आप रहेंगे, उसी तरीके से आप ग्रो करेंगे। तो हमारे एनवायरनमेंट का जो हमारा जो एक हमारा बैकग्राउंड होता है, एनवायरनमेंट होता है हमारे आस-पास, उस वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी को हमें साइकोलॉजिकली समझना है कि कौन से लोग जो हैं जिनके साथ हमें बैठना है, क्या चीज़ हमें इम्पैक्ट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये अंडरस्टैंडिंग, सोशल साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है, क्योंकि उन्हें भी अंडरस्टैंड करना होता है कि उनका बच्चा किस सोशल एनवायरनमेंट से बिलॉन्ग करता है और कैसे-कैसे एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट कर पाएगा। खैर, social psychologists are interested in such topics as attitude, conformity, obedience to authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudices, जो कुछ भी हम सोशल वर्ल्ड में रहते हुए जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं, उन सबको सोशल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। एग्रेशन, सोशल मोटिवेशन, इंटरग्रुप रिलेशन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी भी अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। आपके क्लास 12th में ही इसके 4 चैप्टर्स हैं, 4 to 5 चैप्टर्स हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। और अभी हम बात करते हैं क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी की। क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, इसमें देखिए 2 वर्ड दी हैं, क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल। इनका मतलब क्या हो गया? ये दोनों अपने आप में अलग-अलग हैं। जिस तरह से मैंने लिखा है ये क्रॉस नहीं लग रहा है, सही से लिख देती हूँ। तो क्रॉस कल्चरल और कल्चरल 2 बातें हैं अलग-अलग। क्रॉस कल्चरल का मतलब होता है कि 2 डिफरेंट कल्चर के लोग जब एक साथ आपस में रहते हैं, डिफरेंट कल्चर का मतलब डिफरेंट रिलीजन भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी लोग हो सकते हैं, 2 डिफरेंट एरियाज़ के लोग भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से उनके कल्चर जो है वो एक-दूसरे से क्रॉस कर रहे होंगे। तो हम कुछ चेंजेस देखते हैं, या फिर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन देखते हैं। आप ही मैंने जो 2 बात करी थी शुरू में, 2 पॉइंट रेज़ किए थे, वो यहाँ फिर से अप्लाई होते हैं, वो हर फील्ड में अप्लाई होंगे। और कल्चरल साइकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि हमें ना केवल हमारा एनवायरनमेंट, बल्कि हमारा कल्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और उसी को फॉलो करना चाहते हैं, या किसी दूसरे कल्चर को वो पसंद नहीं करते। इस टॉपिक पर चैप्टर नंबर 3 में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। तो कल्चरल साइकोलॉजी क्या कहती है? वो यही स्टडी करती है कि अक्रॉस डिफरेंट कल्चर लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, क्यों ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हो सकती हैं, जो होती हैं। इन सबको स्टडी किया जाता है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी में। थोड़ा-सा बुक से भी स्टडी करेंगे, आइए। Cross culture and cultural psychology examines the role of culture in understanding behavior, thought, and emotion. It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential, but also a product of culture. जो हमारा नेचर होता है, हमारा बिहेवियर होता है, वो केवल हमारे एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड नहीं होता, बल्कि इसके अलावा हमारे डिफरेंट कल्चर की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ऑलराइट, तो therefore behavior should be studied in its socio-cultural context, as you will be studying in different chapters of this book, culture कैसे हमारे behavior को influence करता है। आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं environmental psychology की। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कि अगर आप तेज धूप में खड़े हैं, राइट, तो आपका जो मूड है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। होता है ना ऐसा कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक आपको कहीं धूप में किसी का वेट करना पड़ जाए बहुत ह्यूमिड में, तो आपका जो मूड है वो थोड़ा-सा खराब हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आप इरिटेटेड हो सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए शांत से बैठे और एकदम से वेदर इतना प्लेज़ेंट सा हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे आस-पास का क्लाइमेट है, वो हम पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है। कुछ लोगों को पार्टीज़ करना बहुत पसंद होता है, तो कुछ लोग शांत पीसफुल नेचर में जाना पसंद करते हैं। ये अपना-अपना एक एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स डिफरेंट रिएक्शन ही तो हम दे रहे हैं, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करता है। जो लोग पीस लवर हैं, जो नेचर में जाके एन्जॉय करते हैं, वो क्राउडेड एरिया में रहना पसंद ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डेंस एरिया में उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, जो हमेशा क्राउडी प्लेसेस में जाना पसंद करते हैं, वो लोग शांत होकर बहुत ज़्यादा बोर हो जाएँगे। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में यही बताती है कि हमारे एनवायरनमेंट का किस तरह से हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट आता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है, यही हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। आइए बुक की तरफ बढ़ते हैं फिर से।
Environmental psychology studies the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution and natural disaster of human behavior. अगर किसी पर्सन के साथ कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर वो एक्सपीरियंस कर ले तो वो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी कभी कभी सफ़र कर सकता है. जैसे कोई मान लीजिए कोई किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए जो एक नेचुरल डिजास्टर में वो स्टक हो जाए, फंस जाए, कुछ प्रॉब्लम उसके संग हो जाए, तो हम देखेंगे कि उसके बिहेवियर में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, राइट. द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, किस तरीके के वर्क प्लेस में हम रहते हैं वो भी एक एनवायरनमेंट ही होता है हमारे लिए, राइट. वर्क एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं. द इमोशनल स्टेट, द इंटरपर्सनल रिलेशंस आर आल्सो इन्वेस्टिगेटेड, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं. ये सब कुछ भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. एनवायरनमेंट के बारे में एक पॉइंट समझ लीजिए, आगे भी मैं ज़रूरत पड़ने पर हर जगह आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि एनवायरनमेंट सिर्फ वो नहीं होता है जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है. एनवायरनमेंट वो भी होता है जो हम एज अ सोशल एनिमल एक दूसरे के साथ रहकर क्रिएट करते हैं. जैसे कोई पर्सन जो है वो मान लीजिए एक वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल वो उसने क्रिएट कर दिया है, तो कहा जाता है ना कि इस इंसान ने पूरे ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट खराब कर दिया है. बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस पर्सन ने पूरे क्लास का एनवायरनमेंट खराब किया है. तो ये वो जो एनवायरनमेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हम अपने आसपास के सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं, जिसको एनवायरनमेंट साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है अलॉन्ग विद द इकोलॉजिकल सिस्टम. करंट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड्स आर एक्सटेंड टू विच डिस्पोज ऑफ वेस्ट, पॉपुलेशन एक्सपोजर, ये सब चीज़ें हैं जो कि इसमें पढ़ी जाती हैं. अब आते हैं हेल्थ साइकोलॉजी की तरफ. हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? हेल्थ साइकोलॉजी इज कनेक्टेड विद कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है और आप उसको और ज़्यादा डराने लग जाएं कि तुम्हारी ज़िंदगी बस अब 4 दिनों की बची है, सोच के देखिए तो वो पर्सन 4 दिन क्या उसी दिन ही ख़त्म हो जाएगा. तो बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि किसी भी पर्सन की जो इलनेस है उसको साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे डील किया जाता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से मिलने के बाद हम आधे ही ठीक हो जाते हैं. हमारी हेल्थ जो है वो आधे से ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है. आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि जब हम कभी डॉक्टर से मिलते हैं ना और वो हमसे थोड़ा प्यार से बात कर लें, अच्छे से साइकोलॉजिकली हमें डील कर लें, आधे तबीयत हमारी वहीं ठीक हो जाती है और बाकी की मेडिसिन से हम खाते हैं. डॉक्टर से मिलने में ही कई बार तो लोगों को लगता है कि वो बेटर फील कर रहे हैं, ऐसा भी स्टडीज़ में देखा गया है. तो हेल्थ साइकोलॉजी यही बताती है कि जब हम हेल्थ इश्यूज, इलनेस, इन सारी प्रॉब्लम्स को साइकोलॉजिकली टैकल करते हैं. यहाँ पे अगेन हेल्थ में क्या है, प्रॉब्लम हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल फिनोमेना की हेल्प से जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये पर्टिकुलर फील्ड बन जाती है जिसे हम कहते हैं हेल्थ साइकोलॉजी, राइट. अब बुक में भी देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में, यही सब होगा. दिस फोकसेस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. पेज नंबर 12 पर हम हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस एंग्जाइटी इन द डेवलपमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस. अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इलनेस में ऑलरेडी एंग्जाइटी में है तो हम उसकी एंग्जाइटी नहीं देते हैं. ऐसा तो हम नॉर्मली भी करते हैं चाहे हम डॉक्टर ना भी हो तब भी. एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कोपिंग. किस तरीके से स्ट्रेस को कोप किया जाना चाहिए, कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल किया जाना चाहिए. और रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड हेल्थ, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एंड वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर. तो इन सबको उसमें स्टडी किया जाता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी. ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे अलग से भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा. ये पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे रेस कर ही रही हूँ और अब जो मैं आपको समझाऊंगी उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन इस पर बनता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. तो हमारा जो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं या ये साइकोलॉजी कैसे डिफरेंट होती है. तो एक तरफ हम लिख लेते हैं क्लिनिकल और एक तरफ हम लिख लेते हैं अपना काउंसलिंग साइकोलॉजी, राइट. ये दोनों साइकोलॉजी की ही बात हो रही है और इस फील्ड में वर्क करने वाले जो डिफरेंट लोग होंगे वो कहलाएंगे साइकोलॉजिस्ट. तो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजी की हम बात करते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी दोनों ही साइकोलॉजी के फील्ड हैं मगर दोनों अलग अलग फील्ड हैं. सबसे पहली बात तो ये हो गई, राइट. क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होती है वो एक क्लिनिकल सेटअप में की जाती है या क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज़ जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्लिनिकल सेटअप की हमें ज़रूरत होती है विच इज़ मस्ट. काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्लिनिकल सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं होता है. मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको, नोट्स में तो मैं सारा आपको दूंगी वहाँ तो एक अलग चीज़ है. तो क्विकली समझा देती हूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्लिनिकल सेटअप की ज़रूरत होती है. यहाँ पे डिफरेंट टूल्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं. डिफरेंट साइकोलॉजिकल टूल्स आर यूज्ड
अब वो कौन से टूल्स हो सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप की होती है, राइट, वो भी, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट तरीके से थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, जैसे कि आपने CBT वगैरह का नाम सुना होगा, वो ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट ये उठता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे हैव अ वेरी पावरफुल टूल बट ओनली वन, दैट इज टॉक थेरेपी। व्हाट इज दिस टॉक थेरेपी? बातचीत। आप किसी से बात करके कभी कभी बहुत हल्का महसूस करते हैं, बेटर महसूस करते हैं, वही यूज करते हैं टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी की हेल्प से डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग की जा सकती है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए ये पॉइंट 1 हो गया था, ये 2 हो गया था। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, वर्क्स इन द, प्लीज ignore my bad handwriting, works in the field of abnormality। एबनॉर्मेलिटी मतलब जिन लोगों को कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, उनको हेल्प डील करती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी भी इसको डील करती है, राइट, इसको डील करती है along with मेंटल इश्यूज, यानी कि एबनॉर्मेलिटी along with मेंटल इश्यूज। ये किस किस में और यूज होती है? रिलेशनशिप काउंसलिंग, ठीक है, रिलेशनशिप काउंसलिंग हो गई, और करियर काउंसलिंग हो गई। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन, आपने रिहैब सेंटर्स का नाम सुना होगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे जिनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है उनको छुड़ाने के लिए वर्क किया जाता है। तो रिहैब्स जो होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे रिहैब्स, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो लोग वर्क करते हैं, आई मीन वो भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, राइट। हालांकि उनका थोड़ा सा सेटअप क्लिनिकल हो जाता है, तो वहाँ पे कॉमन भी हो सकते हैं, मतलब जो रिहैबिलिटेशन में जो वर्क करते हैं वो क्लिनिकल प्लस काउंसलिंग एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग तो वो कर ही सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, clinical psychologist can play the role of counseling psychologist, but counseling psychologist cannot play the role of clinical psychologist। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लिनिकल वाले काम नहीं कर सकते, लेकिन क्लिनिकल वाले तो करते ही हैं। आपको क्या लग रहा है, जब वो अपना क्लिनिकल सेटअप में डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं तो क्या टॉक थेरेपी नहीं कर रहे हैं? बातचीत तो वो भी कर रहे हैं ना, उनको भी करनी होती है। और ये जो मेंटल इश्यूज को जब वो सॉल्व कर ही रहे हैं तो ये सब भी वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। हालांकि ये उनका मेजर कंसर्न नहीं होता है कि वो करियर काउंसलिंग, आप सोचिए बड़ा ही सिली लगेगा सुनने में कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास हम करियर काउंसलिंग कराने गए थे। सुनने में फनी लग रहा है ना, मुझे भी बताते हुए हंसी आ रही है। तो ये जो चीज़ है वो ऐसी नहीं होती कि रिलेशनशिप इशू सॉल्व करवा रहे थे हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके। तो लाइटर लेवल पर लाइटर वर्जन है हमारा क्लिनिक काउंसलिंग वाले, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो थोड़ा हैवी सिचुएशन को टैकल करते हैं। तो एक पॉइंट और बन जाता है, अगर आप लिखना ही चाहते हैं, आई होप इट इज, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन और नॉट, बट फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विद मोर सीरियस प्रॉब्लम एंड दे डील विद लेस सीरियस प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फोर्थ पॉइंट, दे डील विद, या दिस फील्ड डील्स विद, आई मीन दे डील विद हो जाएगा फिर, तो दे डील विद लेस सीरियस प्रॉब्लम। और जब इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सीरियस हो जाती है तो कहाँ पहुँच जाती है? ऑटोमेटिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पर। और इनसे भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है प्रॉब्लम तो कहाँ पहुँच जाती है? तो पहुँचती है साइकियाट्रिस्ट के पास, जो कि मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास डिग्री होती है। एक कॉमन बात है, इन दोनों के ही पास मेडिकल डिग्री नहीं होती है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास मेडिकल डिग्री नहीं होती है। पहली बात तो यही समझ लीजिए, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास मेडिकल डिग्री नहीं होती है। तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट, चाहे वो क्लिनिक खोल के क्यों नहीं बैठे हैं, आपको क्लिनिकल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है कि वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं। नो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन नहीं दे सकते। मेडिसिन कौन दे सकते हैं? साइकियाट्रिस्ट, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल की प्रॉपर पढ़ाई करके आते हैं। वो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी यूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट थेरेपी, टॉक थेरेपी, डिफरेंट टूल्स, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो वो एक सेपरेट ही है, वो साइकोलॉजी से लेस एसोसिएटेड हैं, दे आर मोर एसोसिएटेड विद द मेडिसिन एंड मेडिकल फील्ड। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी के डिफरेंस को, क्योंकि साइकोलॉजी की डिफरेंस को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं। जो पैराग्राफ है उसको, ये वही सब है जो मैंने आपको समझाया है, एक एक वही पॉइंट है जो आपने नोट्स की फॉर्म में लिखा है। तो प्लीज डू रीड इट प्रॉपरली, तो ताकि ये वीडियो हमारा इतना लेंथी ना हो और मैं इसको क्विकली कवर कर सकूं इस टॉपिक को। आ जाते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में बहुत सारे इशू हो सकते हैं। एम्प्लॉय और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके एम्प्लॉयर है या जो भी पब्लिक रिलेशन है, सबके बीच में आपस में बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसको डील करते हैं हम बहुत सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की हेल्प से, और इस फील्ड में वर्क करने वाले कहलाते हैं IO साइकोलॉजिस्ट, यानी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। दिस डील्स विद वर्कप्लेस बिहेवियर, पेज नंबर 12 पर हूं मैं। This deals with workplace behavior, focusing on both the workers and the organizations that employ them. Industrial organizational psychologists are concerned with training employees, improving work condition, and developing criteria for selecting employees. For example, an organizational psychologist might recommend that a company may adopt a new management structure that would increase communication between managers and staff. इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑफ्टन इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो वर्क करती है ये फील्ड, वो कब एमर्ज होती है, जब किसी भी इंडस्ट्री को साइकोलॉजिकल फिनोमिना की जरूरत होती है टू हेल्प और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट। अब आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी वो फील्ड है जहाँ पे लर्निंग का सब कुछ जुड़ा है। कैसे कोई बच्चा या कोई पर्सन लर्न करता है, कैसे हम जो प्रोडक्टिविटी टीचर्स की बढ़ा सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरली हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल्स यूज टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग। ऐसे बच्चे जिनकी कोई स्पेशल नीड है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN जिसे हम कहते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, टीचर्स को वर्क एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा काउंसलिंग, लर्निंग प्रॉब्लम पर भी वर्क किया जाता है। रिलेटेड फील्ड स्कूल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन डिजाइनिंग प्रोग्राम्स दैट प्रमोट इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे प्रोग्राम इन्वेंट करना स्कूल साइकोलॉजी का काम है, जो स्कूल लेवल पर टीचर्स को भी हेल्प करे और बच्चों की लर्निंग को भी इम्प्रूव करे। और इसके अलावा दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन द स्कूल सेटिंग। अब आते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तरफ। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ऑल्दो दे आर सेल्फ मोटिवेटेड अ लॉट, बट फिर भी अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल पा रहा है तो उसको ये महसूस नहीं कराएंगे हम जाके कि अरे तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो और जाओ टीम से निकल जाओ। नहीं, उसको एनकरेज करना, उसको बूस्टअप करना, और साथ ही साथ उसकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना, क्योंकि प्लेयर के लिए एक उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करती है, उसी से जुड़ी होती है उसकी मेंटल हेल्थ। अगर कोई एक प्लेयर लगातार बहुत समय तक बीमार रहेगा तो वो साइकोलॉजिकली भी इल होने लगेगा कि मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, उसी में उसकी जो जान बसी हुई है, राइट। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या कहती है? दिस अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय एनहेंसिंग देयर मोटिवेशन, उनका मोटिवेशन इंक्रीज करके। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ रिलेटिवली न्यू बट इज गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड। अब बात करते हैं कुछ और अदर इमर्जिंग फील्ड की साइकोलॉजी की। ये बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था, तो अब बहुत आसान हो जाएगा इस वाले पोर्शन को समझना कि कोई भी रिसर्च, कोई भी एप्लीकेशन जब साइकोलॉजी से जुड़ता है तो वो वही एक ब्रांच बन जाती है। जैसे हम बात करें वेरिड एरियाज लाइक एविएशन साइकोलॉजी, तो आप खुद सोचिए कि साइकोलॉजी का यूज इन द फील्ड ऑफ एविएशन की फील्ड में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की हेल्प से एनकाउंटर किया जा रहा होगा तभी वो ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, हर एक फील्ड जहाँ पर किसी भी तरीके के चेंज को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जैसा कि मैं कई बार इस वीडियो में बोल चुकी हूँ, तब हम एक नई ब्रांच क्रिएट होती है। कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड सो मेनी मोर, द लिस्ट इज एक्चुअली एंडलेस। तो अगर इसमें से कोई भी टाइप ऑफ साइकोलॉजी आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बिकॉज द वीडियो इज वेरी वेरी लॉन्ग। तो मैं इतना करने जा रही हूँ कि यहाँ पे इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी साइकोलॉजी का कोई भी जो ब्रांच है जो आपके दिमाग में है कि ये ब्रांच क्या हो सकती है। आई विल एक्सप्लेन इन द कॉमेंट्स। ऑल्सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।